नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 7 जिसका अध्याय नंबर 8 है। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किए गए। इससे पहले हम इस किताब के जो शुरुआती 7 अध्याय हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और YouTube पे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो कक्षा 6 हमारा राजस्थान के संपूर्ण वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और क्लास का शेड्यूल तथा क्लास की PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिए, सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं सामाजिक सुधारों के बारे में और उनमें है सबसे पहले सती प्रथा। सबसे पहले आपको जानना है सती प्रथा क्या है। जब किसी महिला के पति की मृत्यु अल्प आयु में हो जाती है तो अपने उस पति के पीछे अपने प्राणों की आहुति जब कोई महिला द्वारा दे दी जाती है तो वो सती प्रथा कहलाता है। मध्यकाल में देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक नाम के एक शासक हुए और अकबर ने भी इसे गैर कानूनी घोषित करने के प्रयास किए। ब्रिटिश काल मतलब जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय राजा राम मोहन राय से प्रेरित होकर किनके द्वारा समाज सुधारक राजा राम मोहन राय से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने गैर कानूनी घोषित किया। तो किसके द्वारा प्रेरित होकर? समाज सुधारक राजा राम मोहन राय से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाया। राजस्थान में सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाने वाली जो रियासत है वो कौन सी है? जयपुर है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी है? वो जयपुर है भाई। उसके बाद कोटा और मेवाड़ ने भी सती प्रथा जो है गैर कानूनी कानून बनाए भाई। उसके बाद है कन्यावध प्रतिबंध। देखिए, कई बार क्या होता है, पुरुष प्रधान समाज में कन्याओं को एक अभिशाप माना जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके खिलाफ एक कानून लेकर आए, उसके बारे में अध्ययन करने वाले। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य, कौन सा राज्य? कोटा राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया भाई। देखिए, हमने पढ़ा सती प्रथा, कौन सा? सती प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित करने वाला राज्य कौन सा या रियासत कौन सी? जयपुर। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत। और कन्यावध को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी है? कोटा। सती प्रथा आप जयपुर याद रखोगे और कन्या से कोटा, कोटा से कन्या याद रखोगे। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने भी इसे क्या किया? गैर कानूनी घोषित किया। तो सबसे पहले कन्यावध प्रतिबंध में आप कोटा याद रखोगे। उसके बाद इसको देखकर बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने भी इस पर प्रतिबंध लगाना उपयुक्त समझा भाई। तो दो चीज है, हमने पढ़ लिया है सती प्रथा। देखिए, आरबीएससी के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, इनको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यूं कहें कि थोड़ा ऊपर से है, वो आपकी आरबीएससी की किताब है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यादा डीपली नहीं है। इनको बहुत ज्यादा डीपली तब पढ़ेंगे जब सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। अभी आपकी आरबीएससी की किताबें चल रही है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के हिसाब से मैटर ले रहे हैं, उन्हीं का निचोड़ है। एक भी लाइन पीछे नहीं छूटेगी और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लेंगे कि आरबीएससी की किताबें आपके लिए वजन बन जाए। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला राज्य कौन सा? जयपुर। कन्यावध प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा? कोटा। साथ साथ में क्या है कि आपको रिवाइज करते रहना है, जिससे क्या है आपके स्थायी हो जाए दिमाग में। उसके बाद है बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून। ये बाल विवाह क्या होता है भाई? अरे, एक परिपक्व आयु, वर्तमान में क्या है 18 तो महिला की है, 21 पुरुष की है, या यूं कहें 18 वर्ष की बालिका हो जाए और 21 वर्ष का जब बालक हो जाए तब उनको
शादी योग्य माना जाता है। तो इससे कम उम्र में जब शादी की जाती है तो वो बाल विवाह कहलाता है। और अनमेल विवाह किसे कहते हैं? मान लो लड़की तो है 18 की और लड़का है 40 का, ये क्या है? ये अनमेल विवाह है भाई। इसके प्रति या इसको निषेध बनाने के लिए एक कानून, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए सर्वप्रथम जो आवाज उठाई वो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उठाई गई। तो आपको कोई पूछे कि बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाने के लिए सर्वप्रथम या इसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 10 दिसंबर 1903 की बात है। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। सर्वप्रथम कौन सी रियासत ने? अलवर रियासत ने। तो बाल विवाह और अनमेल, अनमेल से याद रखोगे भाई, अनमेल अलवर, अनमेल अलवर, सती प्रथा सर्वप्रथम जयपुर, कन्यावध कोटा और अनमेल अलवर। अनमेल के साथ बाल विवाह भी याद रखोगे। आगे चलिए। अब एक दास प्रथा उन्मूलन। दास प्रथा क्या होती है भाई? अरे राजा महाराजा या बड़े लोग जब कम आय वाले या गरीब लोगों को अपनी सेवा में रख लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो दास कहलाता है। कई बार क्या होता है, इन दास लोगों का शोषण भी होने लग जाता है। तो इस प्रथा को, जो कैसी प्रथा है, एक कुप्रथा बन गई थी, उसको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया। ये शासक कौन? दास। शासक सामंतों एवं धनिकों, धनिकों का मतलब होता है जिनके पास बहुत ज्यादा धन हो, कि यहाँ सेवा के लिए रहते थे। सेवा और सुसुसा और सेवा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी भाई। यदि इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी होती तो ये दास बन के थोड़ी रहते। तो इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ये शासकों, सामंतों और धनाढ्य वर्ग के लोगों के यहाँ दास बन के रहते थे। इस प्रथा को चाकर और क्या कहते हैं? चाकर या हाली, नौकर चाकर, चाकर या हाली के रूप में भी समझा जा सकता है। तो ये एक ही नाम है। इसे अंग्रेजों द्वारा कब? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो पूछा जाता है भाई एग्जाम में, दास प्रथा उन्मूलन 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने इसको समाप्त किया। तो क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक? देखिए, सती प्रथा पढ़ा है, सती प्रथा पढ़ा है। सती प्रथा को सर्वप्रथम निषेध करने वाली रियासत कौन सी? जयपुर। कौन सी रियासत? जयपुर। उसके बाद हमने पढ़ा कन्यावध, कन्यावध निषेध, कन्यावध निषेध कानून को सर्वप्रथम लागू करने वाली रियासत या इसके खिलाफ कानून बनाने वाली रियासत कौन सी? कोटा। उसके बाद बाल विवाह वे अनमेल विवाह, अनमेल जिसका कोई मेल नहीं हो, दूल्हे और दुल्हन में उम्र की दृष्टि से काफी फर्क हो तो वो अनमेल विवाह कहलाता। बाल विवाह व अनमेल पर सर्वप्रथम कौन सी रियासत ने? अलवर रियासत ने कानून बनाया भाई। ये तो हो गई सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह व अनमेल विवाह। दास प्रथा को कब समाप्त किया गया? दास प्रथा को समाप्त किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। अधिनियम द्वारा किसने किया? अंग्रेजों ने समाप्त किया। तो ये चार चीजें अभी तक हमने अध्ययन की है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, डायन प्रथा उन्मूलन। कई बार क्या है, पुरुष प्रधान समाज में अमूमन देखा जाता था कि जब इनके पति की मृत्यु हो जाती थी तब महिला को एक डाकन की, या यूं कहें कि डायन की प्रवृत्ति से देखा जाता था। डायन की दृष्टि से उनको देखते थे। क्या प्रथा थी, एक बार देख लेते हैं। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्यापक थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन सर्वाधिक था भाई। मेवाड़ और कोटा राज्य में डायन प्रथा का प्रचलन सर्वाधिक था।
1853 में डाइन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपुताना ने रियासतों पर इसे पाबंद करने के लिए दबाव बनाया अपनी ओर से। कहा कि ये एक कुप्रथा है, महिलाओं पर इस तरीके से हो रहे अत्याचार पर पाबंदी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है रियासत के राजाओं को। ये एजीजी ने अपना फरमान सुनाया। कब सुनाया? 1853 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट थे भाई जेसी ब्रुक। पूरा देख लेते हैं। सर्वप्रथम अप्रैल 1853 में जब एजीजी राजपुताना ने रियासतों पर इसे पाबंद करने के लिए दबाव बनाया तो सर्वप्रथम अप्रैल 1853 में मेवाड़ में महाराणा स्वरूप के समय, मेवाड़ के महाराणा कौन थे उस समय? स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट थे जेसी ब्रुक ने खेरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है डाइन प्रथा को राजस्थान में कब गैर कानूनी घोषित किया गया? अप्रैल 1853 में। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। किसने किया भाई? तो मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट थे जेसी ब्रुक। कौन थे? जेसी ब्रुक। कहां पर किया? खेरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो हमने सती प्रथा देखा, कन्या वध देखा, और क्या देखा? दास प्रथा देखा, और कौन सा? डाइन प्रथा देखा, अनमेल विवाह देखा, जिसे हम दूसरे शब्दों में और जिसको बोल सकते हैं कि बाल विवाह देखा। तो ये सारी कुप्रथाएं अभी तक हमने अध्ययन की है। ये तो थे भाई आपकी आरबीएससी किताब के अकॉर्डिंग सामाजिक सुधार। अब उसके बाद है शैक्षणिक सुधार। शैक्षणिक सुधार का मतलब है आजादी से पूर्व राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से यहाँ पर विद्यालय या उस शिक्षा के जो है महाविद्यालय खोले गए। तो प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे भाई? एक तो घरेलू शिक्षा होती थी, मतलब घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में शिक्षा होती थी, मतलब चेला बनाकर किसी गुरु के पास गुरुकुल में भेजा जाता था और वहां से वो शिष्य शिक्षा प्राप्त करके वापस घर को आता था। विद्यालय आश्रम या विद्या आश्रम, जहां पर विद्या दी जाती थी, ऐसा आश्रम। उपाश्रय, उपाश्रय का मतलब तो होता है विश्राम करना, मतलब जहां गुरु के पास रहकर विश्राम करके या वहीं पर रहकर विद्या अर्जित करना उपाश्रय कहलाता था। पाठशाला, जहां पर शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है। मकतब का मतलब होता है क्या? मकतब का मतलब भी पाठशाला होता है। ये एक अरबी शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है भाई मकतब। और मदरसे व मठ, ये क्या थे? प्राचीन काल में शिक्षा ग्रहण करने के प्रमुख केंद्र थे। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को क्या नाम दिया? देसी शिक्षा। पूछा जा सकता है ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की जो शिक्षा है उसको क्या नाम दिया? देसी शिक्षा नाम दिया भाई, याद रखोगे। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा कहा। क्या कहा? जब उन्होंने यहां पर सुधार किए, विद्यालय खोले, हाई स्कूल खोले, तब इस देसी शिक्षा की जगह उन्होंने इस शिक्षा को अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब क्या होता है? अंग्रेजों की शिक्षा। अरे अपन बोलते हैं ना कि भारतीय संस्कृति पे पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब भारतीय लोग अपनी संस्कृति को खो रहे हैं और वहाँ की संस्कृति को अर्जित करने पर उतारू हो चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्यों के ह्रास का कारण बन रहा है। तो 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है, तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का। जो अपनी देसी शिक्षा थी उसकी जगह धीरे धीरे जो पाश्चात्य शिक्षा है वो स्थान ले रही थी या उसका प्रभाव ज्यादा हो रहा था। तो 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहां पर खोला गया? अजमेर में खोला गया भाई। आधुनिक शिक्षा का राजस्थान में पहला स्कूल कहां पर खोला गया? अजमेर में खोला गया। उसके बाद कहां कहां? उसके बाद पुष्कर, बिनाय, अजमेर और केकड़ी में भी ऐसे आधुनिक शिक्षा के स्कूल खोले गए। ये सारे के सारे कहां पर है? अजमेर में। अजमेर में क्यों खोले गए भाई? अरे राजस्थान में अजमेर जो है ये रहने का प्रमुख स्थान था अंग्रेजों का, एक केंद्र शासित प्रदेश था।
जो सर्दियों में है अजमेर और गर्मियों में माउंट आबू। स्थान की दृष्टि से दो थे, संख्या की दृष्टि से एक थे। गर्मियों में जब पूरे राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती थी तब अंग्रेज माउंट आबू रहते थे, और जब सर्दी होती थी तब वो अजमेर में रहते थे। तो अजमेर में ही इन्होंने सबसे पहले अजमेर पुष्कर बिनाय व केकड़ी में आधुनिक शिक्षा के स्कूल खोले। लोगों द्वारा जब ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया तो ये सभी स्कूल क्या है, बंद कर दिए गए। उसके आगे की कहानी, 1835 ईस्वी में अंग्रेजी राजकीय भाषा बना दी गई। कब बना दी गई? 1835 ईस्वी में। अतः अंग्रेजी शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ा। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। जब भाई राजकीय भाषा ही अंग्रेजी को बना दिया गया तब सभी ने सोचा कि अंग्रेजी ग्रहण करनी चाहिए। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल धीरे धीरे खुलने लगे। 19वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर, किसको? जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। जो है जैसलमेर रियासत, इसको छोड़कर 19वीं शताब्दी के अंत तक संपूर्ण राजस्थान में क्या है, आधुनिक शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने, और इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। तो सबसे पहले राजस्थान में हाई स्कूल कहां पर बना? वो आपके 1851 में अजमेर में बना। ये भी याद रखोगे। राजपूत शासकों, रियासत के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा अलग से पढ़ाने के लिए या अलग व्यवस्था के लिए स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था की गई, जिसमें सबसे पहले 1872 में वाइसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी भाई, जिसका प्रथम सत्र एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब शुरू हुआ? 1875 से 76 ईस्वी में। देखिए ये मेयो कॉलेज उस समय आम जनता के लिए खुला नहीं था, इसमें सिर्फ शासकों, सामंतों या राजकुमारों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। ये 1872 में अजमेर में स्थापित होता है और इसका पहला सत्र शुरू होने में 3 साल लग जाते हैं। पहला सत्र 1875-76 में शुरू होता है। आगे चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपको आरबीएससी की किताब में ही मिलेगी और कहीं मुश्किल है भाई। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से, क्या उद्देश्य था इनका? उद्देश्य था कि शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। इसके उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कहां पर की? उदयपुर में की भाई। तो आपको पूछा जा सकता है राजस्थान विद्यापीठ संस्था उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो पंडित जनार्दन राय नागर ने की थी भाई। इसका उद्देश्य क्या था? सभी के लिए शिक्षा। आगे चलिए, अब बात करते हैं महिला शिक्षा की। किसकी? महिला शिक्षा की। महिला शिक्षा की बात करें तो 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। महिला शिक्षा की ओर पहला कदम जो था 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ हुए थे। उसके बाद सरकार द्वारा 1866 मतलब 61 के 5 साल बाद 1866 में पुष्कर अजमेर में केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। तो यदि कोई पूछे आपको कि राजस्थान में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कहां पर खोला गया, तो आपके पुष्कर अजमेर में खोला गया 1866 ईस्वी में भाई। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। जो राजस्थान की संपूर्ण देशी रियासतें थी उनमें महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए गए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा और झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालयों की स्थापना हुई। तो ये कन्या या महिला शिक्षा की ओर बढ़ाया गया पहला कदम था भाई। आगे चलिए, प्रमुख जननायक। हमने पिछले अध्याय में भी प्रमुख जो जननायक है उनके बारे में अध्ययन किया था। यहां पर कुछ और जननायक दे रखे हैं, उनको भी हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि आरबीएससी की किताब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। इसमें है पहले भोगीलाल पांड्या। कौन?
भोगीलाल पांड्या, जिन्हें क्या कहा जाता है, वागड़ के गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वागड़ के गांधी। कल ही तो पढ़ा था, आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। राजस्थान की गांधी कौन है, गोकुलबाई भट्ट है। गांधी जी के 5 पुत्र कौन, जमनालाल बजाज है। चिड़ावा के गांधी कौन है, डॉक्टर प्यारेलाल गुप्ता। ये सारी चीजें हमने कल ही देखी है। देखिए राजस्थान में आदिवासियों के मसीहा कौन कहलाते हैं, भोगीलाल पांड्या कहलाते हैं, और ये वागड़ के गांधी भी कहलाते हैं। इनका जन्म होता है कहां पर, डूंगरपुर में होता है 1904 ईस्वी में। कब है, 1904 ईस्वी में डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या का जन्म होता है। इन्होंने क्या किया, बच्चों के लिए तथा प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए पाठशाला स्थापित की थी। इनके अकॉर्डिंग बच्चे और प्रौढ़ों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने पाठशाला स्थापित की। ये पाठशाला आगे चलकर क्या बनी, वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई भाई। तो आपको कोई पूछा जा सकता है कि वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की, भोगीलाल पांड्या ने की। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, बच्चों और प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करना। आगे चलिए, नानाबाई खाट और सेगाबाई व कालीबाई। देखिए सबसे पहले ये कौन थे, ये रास्तापाल डूंगरपुर की घटना है। ये सभी शिक्षा के क्षेत्र में बलिदान देने वाले महापुरुष और महान नायिका कालीबाई है। अंग्रेज इनके द्वारा खोले गए स्कूल को बंद करवाना चाहते थे, आए और नानाबाई खाट को कहा कि स्कूल बंद कर दो। इन्होंने नहीं की, इन पर गोलियां चलाई और इनकी हत्या कर दी गई। दूसरे जो अध्यापक थे सेंगाबाई, इनको गाड़ी के पीछे बांध के घसीटा जा रहा था। इतने में कालीबाई भील की नजर पड़ती है और कालीबाई भील दौड़ती है और जो गाड़ी के पीछे सेगाबाई को लटका कर ले जा रहे हैं उस रस्सी को अपनी दांतली से काट देती है और सेगाबाई को बचा लेती है, लेकिन खुद इस कांड में शहीद हो जाती है। अंग्रेजों की गोलियों से इनको भून दिया जाता है। तो देखते हैं भाई, नानाबाई खाट व कालीबाई का नाम शिक्षा पर हुई शहादत में किन अक्षरों में, सोने के अक्षरों में अंकित है। ये घटना कब की है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कालीबाई के नाम पर बहुत सारी योजना भी राजस्थान में चलाई जा रही है। वो इसलिए चला जा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपना छोटी सी उम्र में कितनी, ऐसा बोला जाता है कि 13 वर्ष की उम्र में कालीबाई ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बलिदान दे दिया था। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है रास्तापाल की घटना। 19 जून 1947 कालीबाई देश की स्वतंत्रता भी नहीं देख पाई थी, ना नानाबाई देख पाए थे। अपना देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 के दिन। तो रास्तापाल की घटना 19 जून 1947 की है भाई। ये कहाँ की, डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान का एक जिला है डूंगरपुर के रास्तापाल गांव की घटना है। एक साथ भील नेता नानाबाई खाट और भील बालिका कालीबाई शहीद हो जाते हैं, जिसे रास्तापाल घटना बोला जाता है। रास्तापाल कांड या घटना बोला जाता है। आगे चलिए, अब है करणी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म कब हुआ, 1924 ईस्वी में हुआ। ये लोकसभा के सदस्य रहे भाई, कितने साल तक रहे, 25 साल तक रहे। 1952 से लेके 1977 तक लोकसभा में सदस्य रहे। देखिए लोकसभा का नाम आया है तो लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। कौन, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। इसे निम्न सदन भी बोलते हैं, इसे लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, इसे जनता का सदन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं लोकसभा को। इनके द्वारा, किनके द्वारा, करणी सिंह के द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में ज्यादा विश्वास रखते थे। शैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु, शैक्षिक गतिविधियां क्या कहलाती है, जो शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियां करवाई जाती है वो शैक्षिक गतिविधियां कहलाती है। इनके उन्नयन के लिए भी इन्होंने क्या किया, खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया तथा छात्रवृत्ति की शुरुआत भी इनके द्वारा की गई। तो ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाले थे कौन, करणी सिंह। आगे चलिए, हीरालाल शास्त्री। कौन से शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म कब होता है भाई, 1899 में होता है।
24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर में इनका जन्म होता है। 1929 में इन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव वनस्थली अपना कार्य क्षेत्र चुना। तो आपको पूछे कि हीरालाल शास्त्री का जो है कार्यस्थल कौन सा था, तो वो वनस्थली विद्यापीठ था। कौन सा विद्यापीठ? वनस्थली गांव, जहां पर इन्होंने विद्यापीठ की स्थापना की, उसके बाद वो वनस्थली विद्यापीठ कहलाता है। तो इन्होंने कार्य क्षेत्र के रूप में कौन सा गांव चुना? वनस्थली गांव चुना, जहां इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किनके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। इसमें क्या होता था? समर्पित जो सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ता थे उनको रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनः रचना हेतु प्रशिक्षण दिया जाता था। यहां पर ये थी आपके जीवन कुटीर। 1948 में जयपुर स्टेट के, जब राजस्थान का राजस्थान नाम नहीं पड़ा, उससे पहले जयपुर के ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे 1948 में। और 30 मार्च 1949 जब बड़ी बड़ी 4 रियासतों का राजस्थान में विलय कर लिया गया, उसके बाद जो वर्तमान राजस्थान है उसका काफी हिस्सा आपको दृष्टिगत होता है। और जो वर्तमान राजस्थान है अभी जो देख रहे हैं, ये तो 1 नवंबर 1956 को आता है। लेकिन जयपुर जब राजधानी बन जाती है, कब? 30 मार्च 1949 को, तो उसके बाद राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं आपके हीरालाल शास्त्री। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो इन्होंने कार्य क्षेत्र के रूप में गांव चुना था वनस्थली, वहां पर एक विद्यापीठ की स्थापना करते हैं, जो आगे चलकर वनस्थली विद्यापीठ कहलाती है। तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किनके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। उसके बाद नाम आता है रतन शास्त्री। ये कौन थी? ये भाई हीरालाल शास्त्री की पत्नी थे, रतन शास्त्री। महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्या इनका उल्लेखनीय योगदान है? किनके क्षेत्र में? महिला शिक्षा के क्षेत्र में। और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अभी हमने जो देखा नाम, वो नाम आता है बीकानेर के करणी सिंह का। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना अपने पतिदेव के साथ मिलकर की। महिलाएं और बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इनको अनेक पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे, जिसमें पद्मश्री दिया गया। कब? 1955 ईस्वी में दिया गया। और 20 साल बाद पद्म भूषण भी इनको दिया गया। कब है? 1975 में। और 1990 में जमनालाल बजाज पुरस्कार भी इनको शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु दिया गया भाई। तो 3 पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण और जमनालाल बजाज। पहला 1955 में, दूसरा 1975 में, तीसरा 1990 में दिया गया। याद रखोगे आप। उसके बाद नाम आता है किशोरी देवी। कौन सी किशोरी देवी? वही है भाई जिन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में 10,000 महिलाओं का एक साथ प्रतिनिधित्व किया था। एक महासम्मेलन जिसमें 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई, ये वो वाली किशोरी देवी है। स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। कौन? किशोरी देवी। जन्म कहाँ होता? जन्म हुआ था झुंझुनू जिले के दुलारू का बास। कौन सा बास? दुलारू का बास। एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इतने एग्जाम होते हैं भाई राजस्थान में, कितने सवाल बनते हैं, लगभग को लपेट लिया गया है। तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि जो बच्चे हुए हैं वहीं से तो आएंगे। तो किशोरी देवी का जन्म दुलारू का बास झुंझुनू में होता है। यह आपके आरबीएससी की किताब में दे रखा है। 1938 में इनके पति कौन थे? सरदार हरलाल सिंह। ये भी क्या है? ये प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। शेखावाटी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं सरदार हरलाल सिंह। 1938 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके खिलाफ किशोरी देवी आंदोलन चलाती है। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी करती है। तो जयपुर में सत्याग्रह करने वाली महिला कौन? किशोरी देवी। महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार करने वालों के विरोध में यह सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला महासम्मेलन होता है। ये महासम्मेलन कब होता है भाई? 1934 में आयोजित होता है, जिसमें 10,000 महिलाएं भाग लेती है। तो ये कटराथल नामक स्थान पर एक सम्मेलन होता है 1934 में,
जिसकी अध्यक्षता कौन करती है? अध्यक्षता किशोरी देवी के द्वारा की जाती है। ये कौन थी? सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। यहां पर कितनी महिलाएं एकत्रित होती है? 10,000 महिलाएं एकत्रित होती है भाई। तो कटराथल महिला महासम्मेलन कब हुआ? 1934 में पूछा जाता है भाई। आगे देखिए मामा बालेश्वर दयाल, इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं क्योंकि आपकी किताब में ये नाम दे रखा है। 10 मार्च 1905 को इनका जन्म होता है भाई। ये कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान व मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। जो भील जनजातीय क्षेत्र है, चाहे वो राजस्थान का हो या फिर मध्य प्रदेश का हो, इस क्षेत्र के लोगों के लिए इन्होंने काम किया। ये समाज सुधारक के रूप में नाम जाना जाता है। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है जल जंगल और जमीन। जल जंगल और जमीन जो आंदोलन है वो किनके द्वारा चलाया गया भाई? वो चलाया गया मामा बालेश्वर दयाल। ये था भाई आज का एक अच्छा और प्यारा सा टॉपिक। उसके बाद जो अपनी एक अध्याय बचता है वो कक्षा 7 का, जो हमारा राजस्थान किताब है उसका आखिरी अध्याय होने वाला है। उसके बाद कक्षा 6 और कक्षा 7 हमारा राजस्थान किताबें कंप्लीट हो जाएगी। फिर कक्षा 8 को पढ़ने वाले। इनको जो जितनी भी प्ले लिस्ट में क्लासें दे रखी है इनको आपको अच्छे से पढ़ना है भाई। इनको पढ़ने के बाद जो ये आरबीएससी की किताबें हैं इनमें एक सिंगल सवाल पीछे नहीं बचेगा, मेरी गारंटी है। इन क्लास को लेने के बाद आप एक सिंगल सवाल बना के मेरे को दिखा देना तो बता देंगे, क्योंकि सारी मेहनत के बल पर इन किताबों का निचोड़ निकाल लिया गया है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।